सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्र बताना चाहेंगे आज से हम आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और श्रृंखला का नाम है हिंदी भाषा और लिपि इतिहास। आप सभी को अवगत करना चाहेंगे ये बीए ऑनर्स पाठ्यक्रम का पहला पेपर है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो मित्रों बताना चाहेंगे क्योंकि आज ये पहला सेशन है इस श्रृंखला के अंतर्गत और अपने इस पहले सेशन में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास की पूर्व पीठिका पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और हिंदी भाषा के विकास की पूर्व पीठिका इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका। मित्रों नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पीछे हमने अनुवाद पर पूरी एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें अनुवाद के विविध घटकों पर, विविध पहलुओं पर विचार किया गया था। यूजीसी का नया पाठ्यक्रम जो बीए अंडर ग्रेजुएशन के लिए प्रारंभ हुआ है, बीए में विशेष रूप से हिंदी ऑनर्स के लिए CBCS का पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसके अंदर हिंदी ऑनर्स में पहला प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास। इस प्रश्न पत्र को लेकर के हम एक नई सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ भी मिलेगा और आपको रुचिकर भी होगा, पसंद भी आएगा। और इस प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास, इसका जो पहला टॉपिक है वह है हिंदी भाषा के विकास की पूर्व पीठिका। कि आज जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी जो हमारी आज संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा है, इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इस भाषा से पूर्व क्या भाषा का स्वरूप था, हिंदी किस रूप में विकसित हुई, उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों हम देखते हैं कि जो विश्व की भाषाएं हैं, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 4000 से भी अधिक मानी जाती है। और उसमें से भी भारत की बात करें तो भारत में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या जो 1981 में जनगणना हुई, उसके आधार पर इन भाषाओं की संख्या 1652 मानी गई। और इन भाषाओं का भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकरण किया जाता है, इनको विभिन्न वर्गों में रखा जाता है, आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर। तो एक आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है और एक पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है, जिसमें ध्वनि, शब्द समूह और व्याकरण के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनको मूल रूप से 12 भाषा परिवारों में रखा जाता है। और हम भारतीय भाषाओं की बात करें, जिसमें हिंदी भी मूल रूप से आती है, तो भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके लिए 4 मुख्य भाषा परिवार हैं, जिसमें सबसे पहला भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जब ईरान से भारत में आए तो वो सुदूर भारत में जाकर के फैल गए। तो उनके साथ जो बोलियां आई, जैसे संथाली है, मुंडारी है, भूमिजा है, सवारा आदि भाषाएं, ये ऑस्ट्रिया परिवार की भाषाओं में गिनती जाती है। इसी तरह से दूसरा जो भारतीय भाषाओं का परिवार है वो कहलाता है तिब्बत चीनी परिवार। तिब्बत चीनी परिवार में तिब्बती हिमालयी भाषाएं आती हैं, उसमें उत्तरी असमी भाषाएं आ जाती हैं, उसमें असमी बर्मी भाषाएं आती हैं। तो जो आसाम प्रदेश की भाषाएं हैं, जो वहाँ की बोलियाँ हैं, वे सारी तिब्बत चीनी परिवार के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जो तीसरा परिवार है वह कहलाता है द्रविड़ परिवार। और द्रविड़ परिवार का भी मूलतः वो दक्षिण की भाषाओं के लिए, दक्षिण की जो 4 मुख्य भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ और मलयालम। इसके अलावा और भी भाषाएं हैं, पर मुख्य ये भाषाएं हैं जो हमारी द्रविड़ परिवार में आती हैं। और चौथा जो भारतीय भाषाओं का परिवार है वो कहलाता है भारोपीय परिवार। ये जो भारोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस भाषा को में भारत और यूरोप दोनों की भाषाओं का सम्मिश्रण है, इसलिए भारत यूरोपीय ना कह के इसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। और इस भारोपीय भाषा परिवार के विविध नाम हैं। इसे इंडो जर्मनिक परिवार भी कहा जाता है, इंडो केल्टिक परिवार भी कहते हैं, भारत यूरोपीय या भारोपीय परिवार भी कहा जाता है, और भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। और इसका सबसे अधिक नाम जो अब प्रचलन में है वो भारोपीय परिवार ही रह गया है। भारोपीय परिवार ही अधिक प्रचलन में है। और इस भाषा के वर्ग क्षेत्र की बात करें तो इस भाषा को, इस भारोपीय परिवार के बोलने वाले भारत में नेपाल, ईरान, श्रीलंका, यूरोप का काफ़ी हिस्सा, अमेरिका का कुछ भाग, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, ईरान आदि अनेक देशों में भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। और इस भारोपीय परिवार के अंतर्गत जो मुख्य रूप से भाषाएं प्रचलन में रहीं प्राचीन काल से लेकर के अब तक, उसमें संस्कृत थी, ग्रीक है, लैटिन है, अंग्रेज़ी है, अवेस्ता, जर्मन, फ्रेंच, रूसी और हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती आदि भारत की सभी भाषाएं, ये सब भारोपीय परिवार में आती हैं। तो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं इनको ध्वनियों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है कि जितनी भी भारोपीय, चाहे वो भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो यूरोप में, अमेरिका आदि में जहाँ भी बोली जा रही हैं, उनको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। एक वर्ग कहलाता है सतम और दूसरा कहलाता है केतुम। अब हम बात करेंगे केतुम वर्ग की पहले भाषाओं की। केतुम वर्ग जो भारोपीय परिवार का वर्ग है उसकी 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है केल्टिक। केल्टिक इस शाखा की भाषाएं आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आयरलैंड की भाषा, वेल्स की भाषा, स्कॉटलैंड की भाषा, ये सब केल्टिक शाखा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है जर्मनिक। जर्मनिक को ट्यूटोनिक भी कह दिया जाता है और ये आइसलैंड की भाषा, डेनमार्क की डेनिश है, जैसे नॉर्वे की नॉर्वेजियन है, स्वीडन की स्वीडिश है, तो इंग्लैंड है, जर्मनी की है, हॉलैंड की डच है, बेल्जियम की भाषा है। तो ये सभी भाषाएं इस जर्मनिक भारोपीय परिवार की केतुम वर्ग की शाखा के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से तीसरा वर्ग है लैटिन। लैटिन जिसे इटैलिक या इतालवी भी कहा जाता है और ये रोम में अधिक प्रसिद्ध रही। रोम में, फ्रांस में, और फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, जैसे स्पेन की स्पेनिश भाषा है, पुर्तगाल की पुर्तगाली भाषा है, तो ये सब लैटिन के अंतर्गत आती है। इसी तरह से एक अन्य भाषा शाखा थी ग्रीक। ये सब प्राचीनतम है। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत ये प्राचीनतम रूप हैं और भारोपीय परिवार सबसे प्राचीन परिवार माना जाता है। और इसका ग्रीक का जो क्षेत्र विस्तार है वो यूनान, युगोस्लाविया, बल्गारिया, अल्बारिया और साइप्रस यहाँ माना जाता है। इन क्षेत्रों में जो भाषाएं, जो बोलियां व्यवहार में आती हैं वो ग्रीक में कहलाती हैं। और ये जो ग्रीक भाषा है ये संस्कृत के निकट है। जिस तरह से संस्कृत में मित्रों हम देखते हैं समास का प्रयोग किया जाता है और तीनों लिंगों में, एक पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, उसी तरह से ग्रीक भाषा में भी समासों का प्रयोग भी किया जाता रहा है और तीनों लिंग भी उसमें रहे। इसी तरह से एक अन्य शाखा है तोखारी।
तोखारी जो है ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से प्रारंभ होकर ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक मध्य एशिया के तुर्फान प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। और इस भाषा में संधि का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे संस्कृत में विभक्तियाँ लगाई जाती हैं शब्द के साथ, प्रसर्ग के रूप में विभक्तियाँ साथ में जुड़ जाती हैं, उसी तरह से तोखारी में भी विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। और शब्द समूह की दृष्टि से देखा जाए तो तोखारी के शब्द समूह जो है वो संस्कृत के बहुत निकट है। तो तोखारी और संस्कृत में पर्याप्त समानता है। तो ये तो मित्रों हमने चर्चा की केतुम वर्ग की शाखाओं के बारे में। केतुम वर्ग की शाखाएं थी केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और तोखारी। अब हम मित्रों बात करेंगे सतम वर्ग की। जो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि भारोपीय भाषा परिवार जो है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक केतुम वर्ग और दूसरा सतम वर्ग। अभी हमने केतुम वर्ग की चर्चा की थी, अब हम बात करते हैं सतम वर्ग की। तो सतम वर्ग के अंतर्गत भी 5 शाखाएं हैं इसकी। पहली शाखा कहलाती है इलीरियन। इलीरियन इसकी प्रमुख भाषा अल्बेनियन है। यह अल्बेनिया और यूनान के कुछ भागों में बोली जाती है। इसी तरह से केतुम वर्ग की जो दूसरी शाखा है वो कहलाती है बाल्टिक। और बाल्टिक लिथुआनिया की जो लिथुआनिन भाषा है और लाटविया की जो लोटिश भाषा है वो इस शाखा के अंतर्गत आती है। इस बाल्टिक शाखा की भाषाओं की एक मुख्य विशेषता जिसको हम कह सकते हैं वे है संगीतात्मक स्वराघात। इसमें जो जैसे हम देखते हैं वैदिक संस्कृत में स्वरों का अनुतान होता है, स्वरों का आघात निश्चित होता है कि कब उसका अनुतान रहेगा, कब उसका 3 तरह से बांधे जाते हैं, उतान, अनुतान और स्वरित। इसी तरह से जो बाल्टिक भाषाएं हैं इनमें भी स्वरों के आघात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और ये भाषाएं संगीतात्मक भाषा कहलाती है। इसी सतम वर्ग में तीसरी शाखा है स्लाव। स्लाव के 3 भाग में है। पूर्वी भाग के रूप में रूसी, रूस के दक्षिण भाग में श्वेत रूसी, यूक्रेन में लघु रूसी और पश्चिमी भाग के पोलैंड में पोलिश, चेकोस्लोवाकिया में चेक तथा दक्षिणी भाग के बल्गारिया में बल्गारियन और युगोस्लाविया में सर्बो क्रोशियन। तो ये भाषाएं जो विशेष रूप से रूस में, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में, बल्गारिया में, युगोस्लाविया में इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और ये कहलाता है स्लाव। तो मित्रों हमने सतम वर्ग की 3 शाखाएं देखी, इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव। इसके आगे है चौथी शाखा की हम बात करें तो वे है आर्मीनियन। आर्मीनियन की 2 मुख्य बोलियां हैं। आर्मीनियन जो भाषा है ये यूरोप में और एशिया में अधिक बोली जाती है और यूरोप में भी इस्तांबुल में और एशिया में अराराट में आर्मीनियन शाखा की बोलियां प्रचलित है। भारोपीय परिवार के अंतर्गत ही 5वीं शाखा के सतम वर्ग के अंतर्गत जो 5वीं शाखा है उसका नाम आर्य शाखा दे दिया गया है। अब ये जो आर्य शाखा है इसे भारत ईरानी शाखा भी कहा जाता है। भारत ईरानी शाखा, इसकी 2 उपशाखाएं हैं, एक भारतीय शाखा और दूसरी ईरानी शाखा, और इसी के साथ ही दर्दी भी आता है। तो भारतीय आर्य भाषा की बात मित्रों मैं एक क्षण रुक करके फिर आपसे चर्चा करती हूँ। पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये ईरानी और दर्दी क्या है।
ईरानी ईरान में ज़्यादा बोली जाती थी और इसके अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। फ़ारसी, पश्तो, बलोच, पामीरी, ये 4 भाषाएं आती हैं। ईरानी भाषा में फ़ारसी, पश्तो, बलोच और पामीरी आती है। इसी तरह से एक तीसरी जो वर्ग है जिसको हम दर्दी कहते हैं, इस दर्दी में कश्मीरी और शिना, ये 2 भाषाएं हैं जो कश्मीर में बोली जाती थी। तो और हम क्योंकि हिंदी के विकास की पूर्व पीठिका की चर्चा करने जा रहे हैं, तो ईरानी और दर्दी की हम बात नहीं करेंगे। हम मूलतः अब आ जाएंगे भारतीय आर्य भाषा परिवार की। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसके हमने 2 वर्ग देखे, सतम वर्ग और केतुम वर्ग, और इसमें मित्रों हमने देखा कि यूरोप में, पूरे एशिया में, अफ़गानिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ईरान में, श्रीलंका में, कितने ही देशों में ये पूरा भारोपीय परिवार फैला हुआ है। तो महत्व देखें भारोपीय भाषा परिवार का, तो भारोपीय भाषा परिवार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बाकी जितने भी भाषा परिवार रहे, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि संसार की जितनी भी भाषाएं हैं वो 12 भाषा परिवारों में बटी हुई हैं, और उनमें भारोपीय भाषा परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है। इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दूसरा, इस भाषियों की जो भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, उनको बोलने वालों की, उनके प्रयोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक बोलने वाले भाषी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार के हैं। और इस भारोपीय भाषा परिवार में बोलियों की संख्या भी सबसे अधिक है। भाषाओं के पैरेलल ही बोली, क्योंकि कोई भी बोली ही विकसित होकर उपभाषा बनती है और उपभाषा ही आगे चल कर के भाषा का रूप धारण करती है। तो बोलियों की संख्या की गिनती तो की भी नहीं जा सकती, इतनी बोलियां हैं। तभी वो कहा जाता है ना कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। तो बानी बोली जो है वो हर कुछ कोस पर बदलती चली जाती है। तो इस भाषा परिवार में, भारोपीय भाषा परिवार में बोलियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। और साहित्य रचना की दृष्टि से देखा जाए तो भारोपीय भाषा परिवार में जो साहित्य की रचना हुई है वो सर्वाधिक और संपन्न है। साहित्य की दृष्टि से समृद्ध और संपन्न भाषा परिवार है। इस भारोपीय भाषा परिवार में ही पाणिनि, भर्तृहरि, ब्लूमफील्ड, चाम्स्की आदि महान भाषा विज्ञान हुए। इसी भारोपीय भाषा परिवार में ही अनेक काव्य शास्त्रीय हुए, काव्य शास्त्र की रचना करने वाले, काव्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाले हुए। प्रसिद्ध वैयाकरण, पाणिनि जैसे, वररुचि जैसे, हेमचंद्र जैसे वैयाकरण इस भारोपीय भाषा परिवार में हुए, और जिनको जो अन्य भाषा परिवारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। तो साहित्य रचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार जो है वो अधिक संपन्न एवं समृद्ध भाषा परिवार है। इसमें भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, व्याकरण आदि की हमें एक सुदीर्घ समृद्ध परंपरा उपलब्ध होती है। तो मित्रों, जब हमने पहले बात की थी कि जो सतम वर्ग है, उस सतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी भाषाएं कहा जाता था। ईरानी की हमने चर्चा की थी, ईरानी भाषाओं को मैंने बताया था, और उसके साथ दर्दी भाषाओं की चर्चा की थी, और बोला था कि मैं भारतीय आर्य भाषा की चर्चा कुछ क्षण के बाद करती हूँ, क्योंकि बीच में इन भारोपीय भाषा के महत्व को बताना अनिवार्य था। तो अब हम, क्योंकि हिंदी के विकास की पूर्व पीठिका की बात कर रहे हैं, तो हिंदी का उद्भव किस रूप में हुआ है, तो उसकी पूर्व पीठिका के रूप में भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन जानना
अनिवार्य है। तो भारतीय आर्य भाषाएं, जिनसे हमारी आगे भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, उसको हम 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय भाषाएं। ये जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, इनका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मित्रों, ये नहीं कह सकते कि 500 ईसा पूर्व के बाद ये भाषा का विकास रुक गया या इस भाषा का प्रचलन रुक गया या ये भाषा समाप्त हो गई। ऐसा भाषा कभी भी समाप्त नहीं होती है। अब भारतीय जो प्राचीन भारतीय भाषाएं थी, जिसमें मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात की जाती है, तो संस्कृत हम देखते हैं कि आज भी उसका साहित्य पठन पाठन में उपलब्ध है। पर एक समय ऐसा आता है जब वे भाषा का विकास कुछ कम हो जाता है, कुछ उसमें विराम आ जाता है, और जो लोक भाषा है, जो जन भाषा है, वे फिर आगे विकसित होने लगती है और वे जन भाषा साहित्यिक भाषा का रूप धारण करने लगती है। तो सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है, वेदों की भाषा। और आप मित्रों ये जानते ही हैं कि हमारा जो प्राचीनतम साहित्य है वे ऋग्वेद है, वेद है, और वेदों में भी ऋग्वेद प्राचीनतम है। और ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। और ऋग्वेद में भी ये माना जाता है कि उसके 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक की भाषा का रूप भिन्न प्रतीत होता है, और पहले मंडल और 10वें मंडल की भाषा का स्वरूप कुछ अलग दिखाई देता है, क्योंकि ये एक निश्चित समय में, एक समय विशेष में नहीं रचे गए। तो इसमें भाषागत वैभिन्न भी दिखाई देता है। तो मूल जो भारतीय आर्य भाषा, जो प्राचीनतम आर्य भाषा है, वे वैदिक संस्कृत कही जाती है। और जो विश्व प्रसिद्ध लौकिक संस्कृत है, समृद्ध जो भाषा है, जो सभी भाषाओं की जननी जिसे कहा जाता है, उसका जन्म भी इस वैदिक संस्कृत से ही हुआ है। और जो वैदिक संस्कृत की भाषा है, वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत को छांदस भाषा भी कहा जाता है, वैदिकी भाषा भी कहा जाता है। वेदों की भाषा होने के कारण इसका एक वैदिकी नाम भी रखा गया, और इसे छांदस भी कहा जाता है। और वैदिक संस्कृत भाषा जो है, इसमें जो ऋग्वेद की भाषा है वे साहित्यिक भाषा है। तो साहित्यिक भाषा, जो भाषा विज्ञान का एक नियम है कि एक समय में एक साहित्य की भाषा होती है और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर कोई लोक भाषा भी चलती है, जन भाषा भी होती है। जन भाषा का या बोली का रूप समाज में प्रचलन में रहता है, और साहित्य की भाषा उससे भिन्न साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो जब हम देखते हैं कि ऋग्वेद की जो भाषा है, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि इस वैदिक संस्कृत से पूर्व भी कोई भाषा, कोई जन भाषा, कोई लोक भाषा रही होगी, जिसे आज प्राकृत का नाम दे दिया जाता है। परंतु ये विवाद का विषय है और ये अलग चर्चा का विषय है। इस पर अलग से व्याख्यान किया जा सकता है, बात की जा सकती है। तो अभी हम अपनी इस व्याख्यान को वैदिक संस्कृत से केंद्रित रखते हैं। तो वैदिक संस्कृत जो भाषा है, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। श्लिष्ट योगात्मक भाषा से क्या अभिप्राय है? हिंदी में जैसे हम प्रयोग करते हैं, राम ने खाना खाया, तो राम हम अलग प्रयोग कर रहे हैं, ने हम अलग रहे, जो परसर्ग है उनको हम अलग लगते हैं, संज्ञा शब्द से जोड़ते नहीं हैं। परंतु संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में ये संज्ञा शब्द के साथ ही परसर्ग या विभक्तियाँ जोड़ दी जाती थी। राम ने की जगह रामः कर दिया गया, राम को की जगह रामम कर दिया। राम के लिए अगर कहना है तो राम आए, तो वो अलग नहीं है, वियोगात्मक नहीं है, वो जुड़ी हुई है, योगात्मक है। तो वैदिक संस्कृत भाषा जो है उसे संश्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत भाषा स्वर प्रधान है, इसमें स्वर अधिक है। और मित्रों, वैदिक संस्कृत की एक विशेषता क्या है कि इसमें जो हिंदी में अब स्वर है अ ई उ री, अ ई उ ए ओ री जो स्वर है, इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में लृ को भी स्वर माना जाता रहा है। लृ भी स्वर में आता था, जो बाद में लौकिक संस्कृत में उसे स्वर नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो मूल शब्द के साथ जुड़कर भी प्रयोग किए गए और मूल शब्द से हटकर स्वतंत्र रूप से भी उपसर्गों का प्रयोग किया गया। जैसे उप उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। तो प्रतिदिन जैसे हम कह देते हैं, प्रतिरात्र या उपसमीपम कह देते हैं, तो ये जुड़कर के भी प्रयोग हुए हैं। अभी गृहणाति, अभी अलग, गृहणाति अलग, तो अभी इस तरह से उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग में हुए। तो वैदिक संस्कृत की एक विशेषता ये भी थी कि उपसर्ग वहाँ पर साथ में जुड़कर के भी आए हैं और स्वतंत्र रूप से भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन मिलते हैं, तीनों लिंग मिलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो तीनों काल हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, ये तीन काल तो हैं ही। उसके अलावा भूतकाल क्रियाओं में जो संस्कृत में आगे चल कर के लकार है, उसके अतिरिक्त लेट लकार भी वैदिक संस्कृत में मिलता है, जो परवर्ती काल में लुप्त हो गया है। परवर्ती काल में उसका प्रचलन नहीं रहा। इसी तरह से स्वरों का वर्गीकरण भी वैदिक संस्कृत में 3 तरह के स्वर मिलते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषा थी, वे जब साहित्यिक भाषा का में परिवर्तित हो गई, एक परिनिष्ठित भाषा बन गई, एक अभिजात्य वर्ग की भाषा बन गई, तो उस समय समाज में, लोक में जो भाषा प्रचलन में आई, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। लोक में बोली जाती है, इसलिए उसका नाम लौकिक संस्कृत किया गया, और जो वेदों की भाषा थी उसको वैदिक संस्कृत कह दिया गया। तो लौकिक संस्कृत को मित्रों देव भाषा कहा गया, गीर्वाण वाणी भी कहा गया, देववाणी भी कहा गया। और लौकिक संस्कृत से तो आप मित्रों काफ़ी परिचित भी हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। पूरा हमारा दर्शन शास्त्र लौकिक संस्कृत में है। और इसी के साथ साथ लौकिक संस्कृत में ही नाटकों की परंपरा, साहित्य लेखन में काव्यों की परंपरा प्रारंभ हुई। कालिदास के ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि नाटक आप जानते हैं। इसी तरह से भास के नाटक हैं, भारवी के किरातार्जुनीयम आदि हैं, या और इसके साथ साथ मृच्छकटिकम है शुद्ध। और ललित साहित्य के साथ साथ इस काल में लौकिक संस्कृत में व्याकरण की रचना हुई, पाणिनि की अष्टाध्यायी की। पाणिनि सबसे प्रसिद्ध वैयाकरण हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, और जो समृद्ध व्याकरण आज हमारे सामने उपलब्ध है, और जिसके कारण संस्कृत आज सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, क्योंकि उसका एक व्याकरण है। और संस्कृत में ही काव्य शास्त्र की परंपरा आचार्य भरत मुनि से प्रारंभ होकर के 15वीं-16वीं शताब्दी तक आगे चलती रही है, और जिसमें अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए। मम्मट है, विश्वनाथ है, कुंतक है, आनंदवर्धन है, अनेक आचार्यों की एक परंपरा रही है। तो काव्य शास्त्र की परंपरा और इसके साथ व्याकरण की परंपरा, समृद्ध साहित्य की परंपरा हमारी लौकिक संस्कृत में है, और इसी लौकिक संस्कृत से ही आगे चल कर के अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। तो मित्रों, हमने प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत अभी हमने चर्चा की वैदिक संस्कृत की और लौकिक संस्कृत की। अभी हम थोड़ा सा विराम लेंगे, अल्प विराम लेंगे। उसके पश्चात इसी व्याख्यान को हम आगे बढ़ाएंगे, भारतीय आर्य भाषाओं की, अन्य भाषाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
मित्रों, जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा के विकास की पूर्व पीठिका, और पूर्व पीठिका के अंतर्गत हम जो भारत की प्राचीनतम भाषाएं हैं उनकी चर्चा अभी हमने की थी, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की चर्चा की थी। जब संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई, अभिजात्य वर्ग की भाषा बन गई, तो जैसा कि आप जानते हैं भाषा विज्ञान का नियम है कि एक साहित्यिक भाषा रहती है और उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल एक जन भाषा भी समाज में प्रचलन में रहती है। और ये जन भाषा, लोक भाषा, जिसे बोलियों से जो विकसित होती है, ये जनता के हृदय के अधिक निकट होती है और जन सामान्य उससे अधिक जुड़ा हुआ होता है। उस भाषा से उसका एक भावात्मक लगाव होता है। और एक शिक्षित वर्ग की जो भाषा है, साहित्य की भाषा है, वो अभिजात्य वर्ग की भाषा कहलाती है और वो मानक भाषा बन जाती है। तो जब लौकिक संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा बन गई, शिक्षित वर्ग की भाषा बन गई, तो उस समय समाज में जो जनभाषा के रूप में प्रचलन में आई वो थी पाली और प्राकृत, और ये कहलाती हैं मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। पहली जो भारतीय आर्य भाषा में हमने चर्चा की थी वो थी प्राचीन भारतीय भाषा, जिसका समय हमने कहा था 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 500 ईसा पूर्व तक था। और उसके पश्चात जो दूसरा कालखंड आता है जो 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 1000 ईस्वी तक चलता है, और इस कालखंड को नाम दिया गया मध्यकालीन भारतीय भाषा है। उसमें मध्यकाल की जो भारतीय भाषाएं हैं और उसमें विशेष रूप से चर्चा की जाती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा की। 500 ईसा पूर्व में ही जब गौतम बुद्ध आए तो उस समय संस्कृत भाषा अपने चरम पर थी। जो भी साहित्य रचना की जा रही थी वे संस्कृत भाषा में की जा रही थी। तो गौतम बुद्ध ने सामान्य जनता तक अपने उपदेश देने के लिए, सामान्य जनता तक अपनी बात रखने के लिए पाली भाषा को अपनाया, पाली भाषा को ग्रहण किया और उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। तो धम्मपद जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो पाली भाषा में, और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है वो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये पाली भाषा में है। और ये पाली भाषा जो है, ये पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी ईस्वी तक भाषा के रूप में, साहित्य की भाषा के रूप में इसे स्थान मिला। इस पाली भाषा की विशेषताएं क्या रहीं? जो वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में री और ली स्वर थे, वो दोनों स्वर पाली भाषा में प्रचलन में नहीं रहे। इन दोनों स्वरों का प्रयोग पाली भाषा में नहीं किया गया। संस्कृत में 3 संधियां थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पर पाली में आकर के विसर्ग संधि जो है उसका लोप हो गया। विसर्ग संधि प्रचलन में, प्रयोग में नहीं रही। इसी तरह से जो संस्कृत में दीर्घ ए और दीर्घ ओ, आई और औ, इनका भी पाली भाषा में प्रचलन नहीं रहा, प्रयोग में नहीं रही। ए और ओ, ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ, यही पाली भाषा में प्रयोग किए गए। दीर्घ ए और दीर्घ ओ जो है उसका प्रयोग पाली भाषा में नहीं रहा। जैसे कैलाश शब्द है तो पाली में कैलाश हो आकर के केलास हो गया। श भी जो मूर्धन्य श है वो दंत स में परिवर्तित हो गया, तो कैलाश केलास बन गया। इसी तरह से गौतम है तो औ है, तो औ आकर के पाली भाषा में ओ में गौतम इस रूप में परिवर्तित हो गया। तो संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, परंतु पाली में आकर के द्विवचन का अभाव हमें मिलता है। यहाँ 2 ही वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन। पाली भाषा में
क्योंकि वो लोक भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी, उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण था, तो इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता मिलती है पाली भाषा में। तो इस तरह से मध्यकाल में 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी ईस्वी तक 1000 ईस्वी तक पाली भाषा जो है विशेष रूप से मगध प्रदेश में साहित्य की भाषा के रूप में समाज में प्रचलित हुई। इसी के साथ साथ ही प्राकृत भाषा भी उसी समय मध्यकाल में ही साहित्य की भाषा के रूप में अपनी एक पहचान बनाने लगी। और जो प्राकृत भाषा थी, ये प्राकृत भाषा का क्षेत्र विस्तार बढ़ा। जिस तरह से हमने मित्रों देखा कि गौतम बुद्ध आए और उन्होंने पाली भाषा को अपनाया अपने उपदेशों के लिए, जन सामान्य तक पहुंचने के लिए, उसी तरह से महावीर स्वामी आए और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैन धर्म का विस्तार करने के लिए अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। और प्राकृत भाषा भी हम देखते हैं कि मध्यकाल में उसके अनेक रूप मिलते हैं। वो मागधी प्राकृत भी है, मगध प्रदेश में जब बोली की जा रही है, उसका एक अर्ध मागधी प्राकृत का रूप भी है, एक शौरसेनी प्राकृत भी है। महाराष्ट्र में बोली जा रही तो वो महाराष्ट्री प्राकृत भी हो गई। सिंध की तरफ जो बोली गई तो वो पैशाची प्राकृत भी हो गई। तो प्राकृत भाषा के भी मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी और पैशाची, इस तरह से अनेक रूप मिलते हैं और हर रूप की अपनी एक व्याकरणिक विशेषताएं हैं। कहीं पर श, मूर्धन्य श, तालव्य श, दंते स में से केवल दंते स ही शेष रह गया, कहीं पर तीनों में से केवल मूर्धन्य श हट गया और तालव्य श और दंते स दोनों रह गए। तो हर प्रांत विशेष में, क्षेत्र विशेष में उनके अपने प्रयोग के आधार पर कुछ कुछ व्याकरणिक विशेषताएं मिलती हैं। और जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का उपदेश दिया, वे अर्धमागधी प्राकृत में दिया गया। और मागधी की जब हम विशेषताओं की बात करें, जैसे उसमें श है, मूर्धन्य श है, और जो दंते स है, सरगम जिसको बोलते हैं, और ऐसे कोश श बोलते हैं, तो वो श और स दोनों ही तालव्य श में परिवर्तित हो गए। मूर्धन्य श का भी प्रयोग तालव्य श में किया गया और दंते स का भी प्रयोग तालव्य श में, जैसे सप्त शब्द था संस्कृत में। अब उस सप्त शब्द को प्राकृत में आकर के वे शब्द शत बन गया। श त शत से पुरुष शब्द है तो पुरुष शब्द पुलिस शब्द बन गया। मूर्धन्य श की जगह तालव्य श का प्रयोग करने लगे। र जो है वो ल में बदल गया, पुरुष से पुलिस शब्द बन गया। इसी तरह से ज के स्थान पर य का प्रयोग किया जाने लगा। जानाति शब्द है तो जानाति संस्कृत का शब्द था जो प्राकृत में आकर के यणदी बन गया, यणदी। न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाने लगा। ये मागधी प्राकृत की कुछ विशेषताएं। इसी तरह से अर्धमागधी प्राकृत की भी कुछ विशेषताएं थी। और अर्धमागधी प्राकृत जो है वो जैन साहित्य की भाषा बनी। ऐसे ही जो महाराष्ट्री प्राकृत थी उसमें गाहा सतसई, गाथा सप्तशती जिसको कहा जाता है, प्राकृत में आके वो शब्द गाहा सतसई बन गया। ऐसे गौड़ वहो ये आदि काव्य प्राकृत का माना जाता है, इसकी रचना भी महाराष्ट्री में हुई। प्राकृत भाषा जो है उसमें स्वरों की बहुलता है, स्वर बाहुल्य है। और प्राकृत भाषा में अधिकांशतः हमने देखा कि मध्य व्यंजन जो है वो उसका लोप हो जाता है। जैसे सागर शब्द है तो मध्य व्यंजन का लोप करके सायर बन गया। रिपु शब्द है तो प का लोप करके रियु शब्द बन गया। तो इस तरह से प्राकृत भाषा में आकर के मध्य व्यंजन के लोप की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में 500 ईसा पूर्व से लेकर
1000 ईस्वी तक एक तो पाली भाषा प्रचलन में रही, पाली के बाद फिर प्राकृत उसके साथ साथ उसके समानांतर चली, और यही पाली प्राकृत के आगे चल करके अपभ्रंश भाषा मध्यकाल में ही साहित्य की भाषा के रूप में प्रचलित होने लगी, उसका प्रचलन किया जाने लगा। अपभ्रंश शब्द का प्रारंभ में तो उपहास किया गया और विकृत भाषा, भ्रष्ट भाषा के रूप में अपभ्रंश नाम दिया गया कि ये संस्कृत का विकृत रूप है, एक भ्रष्ट रूप है, एक ग्राम्य रूप है, तो उसको नाम दे दिया गया उपहास स्वरूप अपभ्रंश भाषा। पर बाद में मित्रों यही अपभ्रंश नाम इस भाषा के लिए प्रसिद्ध हो गया, और यही अपभ्रंश भाषा आगे चल करके अवहट्ट कही गई, जो अवहट्ट फिर पुरानी हिंदी के नाम से जानी गई, जिसे देसी भाषा भी कहा जाता है, और ये भाषा 14वीं 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा के रूप में प्रचलन में रही। तो जो हिंदी का उद्भव है वो सीधे सीधे देखा जाए तो इसी अपभ्रंश भाषा से ही हो रहा है। तो पूर्व पीठिका की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी जो है इस अपभ्रंश भाषा से ही प्रारंभ हो रही है, इसी से ही वो विकसित होती हुई है, यहीं से उसके बीज आरंभ हो रहे हैं। और अपभ्रंश भाषा जो है इसमें इसकी विशेषताएं बताएं तो अपभ्रंश भाषा उकार बहुला है, इसमें ऊ का अंत में प्रयोग हो जाता है। आप शब्द होगा तो आपू कहलाएगा, एक शब्द है तो एकू कहा जाएगा, जग शब्द है तो जगू कहा जाएगा। तो उकार बहुला है, इसमें ऊ का प्रयोग ज़्यादा दिखता है। और अपभ्रंश में मूर्धन्य श और तालव्य श दोनों के स्थान पर दंते स का प्रयोग अधिक मिलता है। अपभ्रंश में दंते स ज़्यादा है। प्राकृत में जैसे ज का य हो गया था, यहाँ पर अपभ्रंश में य के स्थान पर ज का प्रयोग अधिक मिलता है। यमुना है तो वो जमुना, जमुना का भी जौना हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाता है, मध्यवर्ती व्यंजन का लोप म का लोप करके यमुना का जौना बन गया। इसी तरह से युगल शब्द है, य है तो युगल का जुगल बन गया, तो यह ज में परिवर्तित हो गया। तो संस्कृत में जो 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, वो 3 लिंग आगे आकर के पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में 2 लिंग हो गए, और यही 2 लिंग आगे हिंदी में भी चले हैं। आप देखते हैं कि आज भी नपुंसक लिंग हिंदी में प्रयोग में नहीं आता है। इसी तरह से संस्कृत में जो 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्राकृत में और अपभ्रंश में आते आते 2 ही वचन रह गए हैं। तो अपभ्रंश में भी 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन का लोप हो गया है। अपभ्रंश भाषा में भी तद्भव शब्दों की बहुलता है, तद्भव शब्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोलियों के शब्द मिल गए हैं तो वो है। और अपभ्रंश में हेमचंद्र का व्याकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण है, जो अपभ्रंश भाषा का व्याकरण कहलाता है। इसी तरह से अपभ्रंश में पुष्पदंत का आदि पुराण, स्वयंभू का पौमचरियु, धनपाल की भविष्यत कहा, राम सिंह का पाहुड़ दोहा, यही जो दोहा की परंपरा आगे हमें हिंदी में दिखाई देती है, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे आदि दिखते हैं, तो उसकी परंपरा का बीज हमें इस राम सिंह के पाहुड़ दोहा में मिलता है, जो नीति परक दोहे की परंपरा हिंदी में आगे में मिलती है। इसी तरह से धर्मसूरी का जम्बू सामी रास प्रमुख रचनाएं हैं। तो अपभ्रंश में भी पर्याप्त साहित्य की रचना हुई, और अपभ्रंश में लौकिक साहित्य की भी रचना की गई। लौकिक साहित्य जैसे अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। इसी तरह से विद्यापति अपभ्रंश भाषा, जिसका आगे चल कर के अवहट्ट नाम पड़ा, विद्यापति इससे बहुत प्रभावित हुए, और उनकी कीर्ति लता, उनकी कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं वो इसी अवहट्ट भाषा में। और इसे ही तब विद्यापति ने तो यहाँ तक कह दिया, देसिल बहेना सब जन मिठा,
कि जो देसी भाषा है वो तो सबसे अधिक मीठी है, सबसे प्यारी भाषा है। तो उस देसी भाषा को पुरानी भाषा कहा गया, अब वो हट भाषा नाम दिया गया। तो यहाँ से इसी अपभ्रंश भाषा से ही आगे चल कर के हम देखते हैं अनेक बोलियों का जन्म हुआ, बोलियों का विकास हुआ। तो आगे हम देखें यही अपभ्रंश भाषा जो है जिससे आगे हिंदी का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा भी, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राकृत भाषा भी अनेक रूप उसके हो गए, शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। इसी तरह से अपभ्रंश भाषा भी क्षेत्र विशेषों के आधार पर अनेक भागों में प्रचलित हो गई, उसके अनेक रूप बन गए, और जिससे शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस अपभ्रंश के 7 आगे रूप माने हैं, और इन 7 रूपों से ही हिंदी की अलग अलग भाषाओं का, हिंदी और इसके अतिरिक्त अन्य बोलियों का और भाषाओं का विकास इन अपभ्रंश के 7 रूपों से ही हुआ। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, और इसी के नागर रूप से राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ। जो पैशाची अपभ्रंश थी, उस पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा, इनका उद्भव हुआ। इसी तरह से जो ब्राचड़ अपभ्रंश थी, उससे सिंधी का जन्म हुआ, सिंधी का उद्भव हुआ। और जो खस अपभ्रंश थी, पहाड़ी क्षेत्रों में जो थी, तो उससे पहाड़ी भाषाएं, जो कुमाऊं की, गढ़वाल की भाषाएं हैं, उनका उद्भव हुआ। महाराष्ट्र में जहाँ महाराष्ट्री भाषा अपभ्रंश थी, उससे मराठी का उद्भव हुआ। इसी तरह से अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि, वो जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, वो इसी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। और ऐसे ही जो मागधी अपभ्रंश थी, इस मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं का फिर उद्भव हुआ। तो ये मित्रों, अभी हमने देखा कि जो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं थी, जिनका कालखंड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया, प्रथम शताब्दी तक माना गया, उसमें 3 मुख्य भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और यही अपभ्रंश भाषा से के जो विभिन्न रूप थे, उन रूपों से आगे चल कर के आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ, आधुनिक भारतीय भाषाएं बनी। और ये आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर के और अब तक निरंतर चल रही है। अब मित्रों, हम बात करेंगे कि ये जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, जिनका समय 1000 ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है और जो अब तक चल रहा है, इस पूरे कालखंड को भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। जो आदिकाल, जिसका समय विद्वानों ने पहली शताब्दी से लेकर के और आगे स्वीकार किया है, कोई 10वीं शताब्दी से मान रहा है, कोई 8वीं शताब्दी से मान रहा है, और 12वीं 13वीं शताब्दी तक वो समय चलता है आदिकाल का। और इस कालखंड में हम देखते हैं मित्रों, भाषाएं, विभिन्न जो बोलियां थी, क्षेत्रों में जो बोली जाती थी, वो बोलियां, उनका विकास हुआ और वे बोलियां साहित्य में प्रयोग की जाने लगी। इस काल में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदवी, जिसको हिंदवी कहा गया उस समय, तो ये सारी बोलियां जो क्षेत्र विशेषों में बोली जाती थी, इनका साहित्य में प्रयोग किया जाए। और विशेष रूप से राजस्थानी जो भाषा थी, उसका प्रयोग हमें आदिकाल में अधिक मिलता है। और इसी के समानांतर चल रही है अवहट, पुरानी भाषा हिंदी। और ये भाषा जो है, जिसमें पूरा हमारा रासो साहित्य मिलता है,
जिसमें पृथ्वीराज रासो रचा गया, बीसल देव रासो रचा गया, खुमाण रासो आदि रासो ग्रंथों की रचना हुई। ये राजस्थानी भाषा में, जिसको डिंगल भी कहा गया, जिसमें पुरानी हिंदी जिसको नाम भी दे दिया गया। तो उसी समय में हम देखते हैं कि विद्यापति ने मैथिली में भी रचना की, पर मैथिली भाषा आगे चल कर के साहित्य की भाषा उस रूप में नहीं बन पाई जिस रूप में ब्रज और अवधी बनी। मैथिली भाषा क्षेत्रीय भाषा बनकर के प्रांतीय भाषा तक के रूप तक ही सीमित रह गई, और मध्यकाल में आकर के ब्रज और अवधी ये दो भाषाएं मुख्य भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में साहित्य में प्रयोग किए जाने लगी। और क्योंकि उस समय मुगल शासन था और सूफी बाहर से आए थे, और सूफियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, समाज में प्रेम का प्रसार करने के लिए, मानवता के प्रसार के लिए भाषा की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस अवधी भाषा को अपनाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस अवधी भाषा का प्रयोग किया और अवधी भाषा को एक उत्कृष्टतम स्थान प्रदान किया। तो रामचरितमानस की भाषा हम देखते हैं, पूरे सूफी साहित्य की भाषा देखते हैं, जायसी का पद्मावत है या कुतुबन की मृगावती है, मंजन की मधुमालती है, जो भी सूफी काव्य रचा गया वो अवधी भाषा में रचा गया। और इसी अवधी भाषा के ही समानांतर ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का अपना एक लालित्य था, उसमें एक संगीत था, वो भाव को प्रकट करने में उसकी जो कोमल कांत पदावली थी, जो सुकुमारता थी, वो उसको कवियों को अपने अनुकूल प्रतीत हुई। तो ब्रज भाषा को अवधी की भी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला, और मध्यकाल में कवियों ने, विशेष रूप से कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को अपना लिया। और हम देखते हैं कि यही ब्रज भाषा 18वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। ब्रज भाषा जो एक बोली के स्तर पर थी, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती थी, वही बोली विकसित होकर के एक समृद्ध भाषा के रूप में 700 वर्षों तक साहित्य की भाषा बनी रही। पूरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल में भी और उत्तर मध्यकाल रीति काल में भी ब्रज भाषा का लालित्य, उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य हमें देखने को मिलता है। और इसके पश्चात आधुनिक काल प्रारंभ होता है, और आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के आने के बाद, अंग्रेज़ों से पूर्व मुगल शासन जब था, तो साहित्य की भाषा ब्रज और अवधी चल रही थी, शासन की भाषा फारसी चल रही थी, उर्दू का प्रचलन था, परंतु मतभेद नहीं था। पर अंग्रेज़ों के आने के बाद फिर परिवर्तन हुआ। अंग्रेज़ आने के बाद ब्रज भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग कम, और इसके स्थान पर अब हिंदवी का प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा, हिंदी प्रचलन में आई, और अंग्रेज़ों के आने के बाद आधुनिक काल में फिर हिंदी में साहित्य रचा जाने लगा। तो इस तरह से मित्रों, अभी आज हमने हिंदी से पूर्व, जो हिंदी के उद्भव की जो पूर्व पीठिका है, वैदिक संस्कृत से प्रारंभ होते हुए पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए फिर किस तरह से मध्यकाल में ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि होते हुए कैसे हिंदी तक पहुंची, इस एक विकास क्रम को आज हमने जाना, आज हमने इसको समझा। और मित्रों, मुझे आशा है कि आपको इस पूर्व पीठिका से आप परिचित हुए होंगे, और आपकी जो कोई जिज्ञासा हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। और इससे हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी का। इनके माध्यम से आज हमने बहुत कुछ जाना, और मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में ज़रूर जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी और आप सोच रहे होंगे कि काश हमारे प्रश्नों का हल हमें मिल पाए। तो हम चाहेंगे कि आप हमें लिखें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं, और हम यही कोशिश करेंगे कि अगली बार जब डॉक्टर विनीता कुमारी हमारे स्टूडियो पहुंचे तो हम आपके प्रश्नों के जवाब दे पाएँ। डॉक्टर विनीता, आगे के सेशंस में हम क्या करने वाले हैं? यही जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदी के विविध रूपों की चर्चा करेंगे, फिर लिपि की चर्चा करेंगे। लिपि का प्रारंभ कैसे हुआ, जैसे भाषा का विकास है
बोलचाल के स्तर पर है, उसी तरह से लेखन के रूप में लिपि, और लिपि की क्या विशेषताएं हैं, लिपि का उद्भव कब कैसे हुआ और किस तरह से देवनागरी लिपि आई, और भाषा और लिपि का परस्पर क्या संबंध है, तो इसकी चर्चा हम आगे के व्याख्यानों में करेंगे। तो पूरा प्रश्न पत्र जो हमारा भाषा और लिपि का इतिहास है, इसके हम दो पक्ष रखेंगे, एक भाषा से जुड़ा हुआ और एक लिपि से जुड़ा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशंस, आगामी सेशंस में भी हम इस पाठ्यक्रम के तहत बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके पाठ्यक्रम जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनमें भी सहायक होगा। तो मित्रों, आप हमें देखते रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहें, और बताना चाहेंगे कि जल्द इस लेक्चर को हम आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, और उसके उपरांत आपको अगर लगे कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो हमें ज़रूर लिख भेजें। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।